हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपको जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी महा ट्रांसको के लिए, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर 40 लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको 39 सेशन आपको दिए हुए हैं रिगार्डिंग टू योर महा ट्रांसको। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो सभी सेशन देख लिए होंगे और आज हम देखेंगे डे नंबर 40 जिसमें हम देखेंगे पावर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 भी दे चुका हूँ पावर सिस्टम का। तो पावर सिस्टम का ये पार्ट 2 है, तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको इसका पहला पार्ट मिल जाएगा, राइट। यस। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हर एक वीडियो का मतलब जितने भी मैं वीडियो देता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड जिनको चाहिए भाई हमारे सभी सेशन के पीडीएफ, तो वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, राइट। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन में अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया कि भाई आपको पढ़ा कौन रहा है, राइट। सो दिस इज माई नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई 18, 19 एंड 20 और मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महा डिस्कॉम। और उसके साथ साथ ही मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये मेरा रहा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और आज हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द पावर सिस्टम, और ये इसका रहेगा भाई पार्ट नंबर 2। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। तो इस क्वेश्चन से लेके बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें कल हुई थी, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। यस। तो कुछ नहीं, मेरे से छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी, मैंने बाय मिस्टेकली आपका सीटी रेशियो जो यहाँ पर दिया गया है 200/5, वो उसको मैंने लिया था 400/5। तो बाकी कुछ नहीं था, क्वेश्चन प्रोसीजर एकदम बिल्कुल सही थी। बट क्वेश्चन में कोई गलती नहीं, मतलब क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत मतलब मार्क किया था 25, बट इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50। तो वही चीज़ें हम रेक्टिफाई करेंगे, मतलब कुछ गलत नहीं पढ़ाया था मैंने, बस न्यूमेरिकल वैल्यू अलग ली थी, इसकी वजह से आंसर डिफरेंट मिला था। तो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या बोला गया है, इफ द फॉल्ट करंट इज 5 किलो एम्पियर। तो आपको दिया गया देखना 5 किलो एम्पियर फॉल्ट करंट, तो आई एफ कितना है 5 किलो एम्पियर। तो थोड़ा सा ध्यान देना, 5 किलो एम्पियर आपके पास आई एफ है। एंड रिले सेटिंग आपके पास कितनी दी गई है, तो यहाँ पर लिखना रिले सेटिंग। यस। तो ये बहुत ज़्यादा दूरी पर हुआ है शायद से आज, तो इसको मैं थोड़ा नज़दीक लेके आता हूँ, सो दैट हम ये चीज़ें आसानी से लिख सकें, राइट ना। तो रिले सेटिंग क्या लिख रहा हूँ मैं, रिले सेटिंग लिखना है, तो क्या लिख क्या रहा हूँ मैं, सेटिंग, राइट ना। यस। रिले जो सेटिंग है आपके पास वो दी गई आपके पास 50%। यस। एंड उन्होंने बोला है कि जो सीटी रेशो है, सीटी जो रेशो है, ये जो सीटी रेशो आपके पास दिया गया बेटा 200:5 का सीटी रेशो दिया गया। मतलब प्राइमरी में जब 200 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तब सेकेंडरी में उस सीटी के 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कल कुछ गलती नहीं हुई थी। देन उन्होंने बोला है आपके पास बेटा पीएसएम बताओ, पीएसएम मतलब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना रहेगा। यस। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि आपके पास पीएसएम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा बेटा, पीएसएम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसलिए याद रखना। तो पीएसएम का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही मैंने बताया था, फॉल्ट करंट, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पर पिकअप करंट, या तो आप फिर आप बोल सकते हो रिले सेटिंग, रिले सेटिंग, रिले सेटिंग इनटू आप यहाँ पर क्या लेते हो सीटी सेकेंडरी करंट, सीटी सेकेंडरी करंट, राइट ना। यही फॉर्मूला होता है आपके पास पीएसएम का, राइट ना। तो बस कुछ नहीं, इस चीज़ को मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। सपोज ये लाइन है एंड इस लाइन पर हमने लगा दी इस तरीके से एक सीटी लगा दी फॉर एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन का ये कहना होता है, मैंने कल ही भी बताया था कि यहाँ पर देखना सीटी के बाद यहाँ पर रिले होता है लाइक दिस। यस। एंड ये रिले आपके पास क्या देगा भाई, एक ट्रिप कमांड किसको देगा, हमारे सर्क्यूट ब्रेकर को देता है, सर्क्यूट ब्रेकर को देता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी, राइट ना। यस। ये ट्रिक कमांड किसको देता है, सर्क्यूट ब्रेकर को देता है। तो बेसिकली ये फॉल्ट करंट आपको इस रिले कॉइल का चाहिए, मतलब इस रिले में जो फॉल्ट करंट फ्लो होगा, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, तो ये चाहिए।
उन्होंने करंट कौन सा दिया हुआ है, तो ध्यान से देखना फॉल्ट करंट का कौन सा दिया है। सपोज यहाँ पर हुआ है फॉल्ट, तो यहाँ पर सपोज आपके पास फॉल्ट हुआ, तो इस लाइन में जो फॉल्ट जाएगा वो आपको दिया गया है। मतलब हियर इट इज दे आर प्रोवाइडिंग द 500 या फिर 5000 एम्पियर उन्होंने बोला 5 किलो एम्पियर, मतलब 5000 एम्पियर उन्होंने बोला ये फॉल्ट करंट। तो आपको ये वाला करंट चाहिए इस रेशियो में रखने के लिए, राइट ना। तो इसके लिए मैंने कल ही आपको बताया थी एक चीज़ कि कैसे निकालना होता है। तो उन्होंने देखो आपके पास सिटी रेशियो का मतलब दिया है। इस सिटी में प्राइमरी में जब 200 एम्पियर का करंट होगा तो सेकेंडरी में कितना करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर का। तो इसके लिए मैंने आपको कल ही भी एक ट्रिक बताई थी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 200 के लिए कितने का करंट फ्लो हो रहा है भाई, 5 एम्पियर का। तो आपको क्या बोलना है कि 5000 के लिए कितना करंट फ्लो होगा, तो आप बोलोगे IFR, मतलब फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, ये रहेगा। तो आप क्या करोगे, इसका लोगे रेशियो। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखना ये 2 जीरो कट जाएंगे एंड आप इसको क्या बोल सकते हो, आई फॉल्ट करंट इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई बाई ये 15 डिवाइड बाई आपके पास देखना ये 2 आ जाएगा, राइट ना। यस। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कितना बोलोगे सर ये 25 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसको 5 × 25 ही रखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें कट जाए, राइट ना। यस। तो ये आपके पास फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल देखो मिल चुका है। बाकी कुछ नहीं इसमें आप रख देना, बाकी अब तो आपके पास क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल कितना है, तो 5 × 25 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना रिले सेटिंग आपके पास 50% है, मतलब इसको मैं 0.5 ले सकता हूँ। तो बिल्कुल इसको मैं 0.5 ले सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय सिटी सेकेंडरी का करंट कितना है। तो देखो यहाँ पर सिटी का सेकेंडरी का करंट कितना है, 5 एम्पियर। तो आप यहाँ पर रख सकते हो 5 एम्पियर, राइट ना। तो देखो ये 5 कट जाएगा और यहाँ पर कितना बचा, तो ये 25, और ऊपर जाकर जीरो दूंगा तो यहाँ से मैं 5 ले सकता हूँ। यस, समझ में आया ना ये सब चीज़ें। ये पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से, तो न्यूमरेटर में एक जीरो बढ़ा दिया। तो इस तरीके से काटेंगे तो 5 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो इस तरीके से आप सभी का आंसर जो कल मिल रहा था वो 50 PSM मिल रहा था, तो जो कि बिल्कुल सही था आपके पास आंसर। आपका जो आंसर था 50 PSM था। बट बेटा मैंने गलती से यहाँ पर जो रेशियो लिया था वो 200 के बदले 400 लिया था, इसके वजह से मेरा जो PSM मिल रहा था 25 मिल रहा था। तो ये रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो होपफुली आप समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसीलिए आपके पास करव किया। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वैल्यू के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 50 है। और कल जो मैंने यहाँ पर 200 के बदले 400 बाय सपोज कंसिडर कर लिया था 5, ये मैंने मतलब बाय मिस्टेकली कंसिडर कर लिया था, तो उसके हिसाब से इसका आंसर आता रहा था 25, राइट। बाकी कुछ नहीं है, आप समझ सकते हो। ये भी कोई मतलब कल का भी कंसेप्ट कोई रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल सही था वो भी। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रिले हैज द करंट ऑफ, रिले करंट का कितना है देखो, रेटिंग ऑफ द सॉरी द रिले हैज द रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। तो आप बोल सकते हो रिले करंट रेटिंग, रिले का करंट रेटिंग कितना है, रिले करंट रेटिंग। तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास 5 एम्पियर, ठीक है 5 एम्पियर है। और टाइम कितना देगा, 2.2 सेकेंड IDMT, मतलब आपके पास एक रिले है। एंड द रिले सेटिंग, रिले का सेटिंग कितना है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिले सेटिंग कितना है बेटा, रिले सेटिंग कितना है आपके पास 125%। तो इस परसेंट को अगर मैं हटा दूंगा तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.25, राइट ना। एंड TMS कितना दिया गया है आपके पास 0.6, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कनेक्टेड टू द सप्लाई सर्किट थ्रू द सिटी रेशो। तो सिटी रेशो कितना है बताओ। तो सिटी रेशो देखो आपके पास 400/5, राइट। मतलब प्राइमरी में जब 400 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तब सेकेंडरी में 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। देन उन्होंने क्या बोले थे, फॉल्ट करंट इस, ध्यान से देखना, फॉल्ट करंट आपके पास 400 एम्पियर का है। द ऑपरेटिंग करंट ऑफ द रिले इज, आप ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग करंट इन द रिले, ऑपरेटिंग करंट, करंट ऑफ रिले जो होता है इसे ही हम बोलते हैं बेटा पिकअप करंट, याद रखना। पिकअप करंट बोलते हैं, रिले का क्या बोलते हैं, पिकअप करंट। और पिकअप करंट क्या होता है, मैंने अभी अभी बोला था, ये होता है बेटा आपके पास रिले सेटिंग, रिले सेटिंग इनटू आपके पास सिटी सेकेंडरी करंट, सिटी सेकेंडरी करंट। यस, रिले सिटी सेकेंडरी करंट होता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर बस वो चीज़ें मल्टीप्लाई कर देना। तो रिले सेटिंग कितना है, तो रिले सेटिंग आपके पास ध्यान से देखना, रिले सेटिंग आपके पास 1.2.5 इंटू सिटी सेकेंडरी 5 है। तो इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा। तो ये तो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, 1.25 मल्टीप्लाई बाय, ये कैलसी पर मैं अभी कर रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। तो ये आ जाएगा आपके पास
6.25 एम्पियर, राइट। तो लेट मी पिक अप द कॉल एंड मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। हेलो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपके लिए मैं होमवर्क रहता हूँ कि बताओ इसका पीएसएम कितना आ जाएगा। पीएसएम कितना आ जाएगा, तो फिर से एक बार लिख लेता हूँ। पीएसएम क्या होता है? फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉल्ट करंट नॉर्मल वाला नहीं, यहाँ पर रिले कॉइल वाला फॉल्ट करंट चाहिए आपके पास। फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइडेड बाय आपके पास पिकअप करंट करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, पिकअप करंट तो आपके पास है ही है, पिकअप करंट तो है ही। तो बस आपके लिए मैं इतना रखता हूँ कि आप मुझे बताना कि आपके पास सीटी रेशियो है 400/5 का। तो बस कुछ नहीं बेटा, आपके लिए मैं डायग्राम भी निकाल के देता हूँ, आपके लिए बहुत आसान बना देता हूँ। यहाँ पर हमने सीटी लगाई है, यहाँ पर हमने सीटी लगाई है, और यहाँ पर सीटी के साइड में हम रिले लगाते हैं ना, और ये रिले आपके पास कमांड देगा सर्किट ब्रेकर के लिए। तो आपको मैं ये बोलता हूँ कि ये फॉल्ट करंट बेटा आपको आपके पास दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया, ये वाला फॉल्ट करंट दिया गया, आईएफ आपको दिया गया 4,000 एम्पियर का। और उन्होंने बोला ये जो सीटी रेशियो है उसके प्राइमरी के 400 टर्न है, सॉरी प्राइमरी के कितना आपके पास 400 आपके पास सपोज टर्न है, सॉरी आप ऐसा बोल सकते हो कि प्राइमरी में 400 करंट का एम्पियर जाएगा, तो उसके हिसाब से सेकेंडरी में 5 एम्पियर का करंट जाएगा, ऐसा बोला है। तो यहाँ पर आप खुद ही सोचो ना, अगर मैं 400 का 10 गुना कर दूं 4,000 हो जाएगा। यस, खुद ही सोचो कि 4,000 का कितना है, या फिर आप बोल सकते हो 4,400 का कितना है, 10 गुना है। मतलब फॉल्ट करंट अगर आपके पास 10 गुना बढ़ा है तो ये भी करंट 10 गुना बढ़ जाएगा। मतलब आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल आपके पास कितना हो जाएगा सर, 5 × 10। या आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो आप हमारा रेशो वाला चीज लगा दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। देखो आप ही सॉल्व कर लेना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 50 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू भी तो मैं यहाँ से लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1.25 इंटू ये 5 कर लोगे तो आप इसका आंसर, पीएसएम नहीं पूछा है बट आप देख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 10, राइट ना। तो ये आप कितना कर सकते हो, तो 10 देखना, ये दो पॉइंट अगर मैं इधर खिसका दूंगा तो मुझे 2 जीरो ऊपर देने पड़ेंगे, और 125। यस, 5 से काट लेना, या फिर अभी तो मैं फिलहाल इसको क्या कर रहा हूँ, कैलसी पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये देखो आपके पास इसका पीएसएम आपके पास 8 हो जाएगा। यस, तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर मैंने पीएसएम, देखो इस क्वेश्चन में पूछा भी नहीं था, बट फिर भी मैंने आपको पीएसएम भी निकाल के दिया। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बेसिकली आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि आपको पिकअप करंट पूछा था। ऑपरेटिंग करंट ऑफ द रिले, इसी का मतलब होता है बेटा पिकअप करंट ऑफ द रिले होता है। गेटिंग दिस पॉइंट। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये बेटा ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। क्या बोला गया है, द बर्डन ऑफ द प्रोटेक्टिव रिले इन द पावर। प्रोटेक्टिव रिले के पास जो बर्डन होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आपके पास रिले बर्डन पूछा जाए, रिले बर्डन अगर पूछा जाए, तो बर्डन मतलब एक लोड होता है, और लोड मतलब रिले ने कितना, सॉरी आप ऐसा समझ लो कि रिले सिस्टम के लिए कितना लोड है। अगर रिले सिस्टम के लिए लोड रहेगा तो रिले भी तो पावर एब्जॉर्ब करेगा ना सर्किट से। समझने की कोशिश करना, आप भले ही एक रिले प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगा रहे हो, बट रिले भी तो कुछ ना कुछ पावर लेगा हमारे सिस्टम से, या फिर हम बोलेंगे पावर सिस्टम से या तो सर्किट से। तो जो पावर ली जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट से, या फिर आप बोलोगे पावर सिस्टम से, जो पावर एब्जॉर्ब की जाती है, तो उस पावर को, जो पावर एब्जॉर्ब की जाती है आपके पास रिले से, तो उसे बोलते हैं हम रिले बर्डन। तो हम क्या बोलेंगे, रिले बर्डन इज नथिंग बट यूर एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब बाय दी क्या बोलेंगे हम, पावर एब्जॉर्ब बाय दी, यहाँ पर पावर लिखना, पावर एब्जॉर्ब बाय दी सर्क्यूट, ओके, ऑफ रिले। रिले कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है भाई सर्क्यूट से, तो उसे बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे बोला जाता है आपके पास रिले बर्डन। गेटिंग माय पॉइंट। यस, तो इसे हम बोलते हैं रिले बर्डन। पावर जो एब्जॉर्ब की जाती है सर्किट से रिले रिले के थ्रू, उसे हम बोलेंगे रिले बर्डन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान था बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज ज्यादातर मैंने थ्योरी क्वेश्चन रखे हुए हैं। यहाँ पर क्या बोला है, इंक्रीजिंग द लोड ऑफ ऑन द पावर सिस्टम लोडिंग रिप्रेजेंट डैश डैश इम्पीडेंस। लोड अगर बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, उन्होंने बोला है कि अगर सपोज सिस्टम में लोड बढ़ रहा है, या फिर आप बोलोगे इसके इक्विवेलेंट आप क्या बोल सकते हो, लोडिंग बढ़ रही है।
लोडिंग बढ़ रही है तो उसके हिसाब से इम्पीडेंस क्या होगा, लोडिंग अगर बढ़ेगी तो इम्पीडेंस क्या रहेगा। यस, तो लोडिंग मतलब क्या, तो उन्होंने यहाँ पर बात की है बेटा सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। किसकी बात की गई है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। अब आप सभी को पता होगा कि जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है वो क्या होती है सर, सिस्टम के वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो मुझे बताना कि जो सर्ज इम्पीडेंस है बच्चा वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए कैसे प्रोपोर्शनल है, तो आप बोलोगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग अगर हमारे पास सर बढ़ेगी तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सर घटेगा। यस, तो इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, इंक्रीजिंग द लोड ऑफ द पावर सिस्टम, या तो लोडिंग रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग इम्पीडेंस। कौन सा इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। गेटिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट वन फॉर दिस, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन फॉर दिस ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसीलिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, क्या बोला है, निगेटिव सीक्वेंस रिले इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोटेक्ट। कौन से वाले इक्विपमेंट के लिए हम ज्यादातर निगेटिव सीक्वेंस रिले यूज कर लेते हैं, तो मैं आपको दो इक्विपमेंट के नाम बता देता हूँ जहां पर हम निगेटिव सीक्वेंस रिले यूज कर लेते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास निगेटिव सीक्वेंस, अच्छे से लिख लेता हूँ, निगेटिव सीक्वेंस रिले के बारे में बात की जाएगी तो ये आपके पास दो इक्विपमेंट के लिए यूज किया जाता है। एक रहता है बेटा आपके पास जनरेटर, जनरेटर या फिर हम इसी को ही बोलते हैं बेटा अल्टरनेटर। ओके, जनरेटर वाले भाई साहब का ही दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेटर। और एक होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर। ओके इलेक्ट्रिकल मोटर। अब मुझे बताना इस ऑप्शन में कहाँ कहाँ पर दिया है, तो ट्रांसफार्मर तो ऐसे आंसर नहीं रहेगा, ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं, बस बार भी नहीं, तो यहाँ पर मोटर तो दी नहीं गई है, तो यहाँ पर दिया क्या गया है भाई, अल्टरनेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा अल्टरनेटर हो जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना कि निगेटिव सीक्वेंस रिले हम कौन से वाले इक्विपमेंट के लिए यूज कर लेते हैं कॉमनली, तो मोटर एंड अल्टरनेटर के लिए, या फिर आप बोलोगे जनरेटर के लिए। तो इस ऑप्शन में अल्टरनेटर दिया गया था ऑप्शन में, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर रखा अल्टरनेटर। यस, अब ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने ज्यादातर क्वेश्चन रखे हुए हैं वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड रखे हुए हैं। ओवर फ्लक्सिंग, ओवर फ्लक्सिंग मतलब ज्यादा फ्लक्सिंग जो होता है, ज्यादा फ्लक्स बढ़ जाता है सपोज किसी मशीन में, तो इसके लिए प्रोटेक्शन इज नॉर्मली रिकमेंडेड फॉर। कौन से वाले इक्विपमेंट के लिए हम ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन दे देते हैं, मतलब जो हमारे पास फ्लक्स बढ़ जाए किसी मशीन में, तो इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देना जरूरी हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्शन अगर मैं देना चाहता हूँ, एक सेकेंड कुछ अच्छे से लिख लेता हूँ, जिस मशीन में फ्लक्स बढ़ जाए तो उसके लिए मुझे देना है भाई प्रोटेक्शन। क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रोटेक्शन, राइट ना, इसके लिए मुझे देना है प्रोटेक्शन। तो अगर मुझे ये प्रोटेक्शन देना है तो मैं कौन से वाले मशीन के लिए ज़्यादातर ये मतलब रिकमेंडेड करता हूँ ओवर फ्लक्सिंग वाला प्रोटेक्शन। तो बेटा ये आपके पास जो जनरेटर के पास जो ट्रांसफार्मर होता है ना, मतलब जहाँ पर पावर जनरेट होती है, यस, जनरेटिंग स्टेशन पर जो जनरेटर के बाद में जो ट्रांसफार्मर होता है ना, तो उसके लिए ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन दिया जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मतलब देखो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादातर ऐसा डिस्कशन वाली कुछ चीजें होती ही नहीं है। तो याद रखना कि ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन हम जहाँ पर जनरेशन होता है तो उस जनरेशन वाले जो जनरेटर होता है, जनरेटर का जो ट्रांसफार्मर रहेगा, उसके लिए हम ज्यादातर ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन यूज कर लेते हैं। क्यों हम यूज कर लेते हैं बेटा, क्योंकि जब अगर आपके पास मशीन में फ्लक्स बढ़ जाएगा तो उस ट्रांसफार्मर का कोर हो जाएगा बच्चा सैचुरेट, कोर हो जाएगा, कोर लिखना है मुझे, मैं क्या लिख रहा हूँ, तो बेटा हम ट्रांसफार्मर का कोर हो जाएगा सैचुरेट, राइट ना। और कोर अगर सैचुरेशन में चला जाएगा तो ट्रांसफार्मर अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम जो उस ट्रांसफार्मर के लिए, कौन से, जनरेटर के नज़दीक वाला जो ट्रांसफार्मर रहेगा उसके लिए ओवर फ्लक्सिंग प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन मैंने उठाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आप जैसे बोलते हैं सर थेरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा ले लो, तो अभी मैं थेरी पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल तो मैं लेता ही लेता हूँ, बट थेरी भी हम देख लेते हैं। क्या बोला गया है, ड्यूरिंग द सिंगल फेसिंग के केस में अनबैलेंस्ड अगर स्टेटर करंट हो गया, हैव द निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, जिसमें निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट करंट रहेगा, तो उससे क्या होगा ध्यान से सुनना। आपके पास सिंगल फेसिंग हुई सपोज आपके पास मशीन में, तो उससे क्या होगा,
थ्री फेस इंडक्शन मोटर में सिंगल फेसिंग के कंसेप्ट होता है, सभी को पता होगा। यस, सिंगल फेसिंग का मतलब चालू चालू में कोई एक फेस चला जाना, मतलब मोटर चल रही है, सपोज ऐसे ही आपके पास यार मोटर है, इसको आर वाई बी तीनों फेस सप्लाई है, आर वाई बी, और किसी रीजन वाइज सडनली कोई एक फेस सीक्वेंस चल जाने के बाद मोटर दो फेस पर भी चलती है, तो इसे बोला जाता है सिंगल फेसिंग। तो उन्होंने बोला है अब जब इस तरीके से सिंगल फेसिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसमें तीन तरीके आज सिस्टम कैसी हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगी। जैसे ही सिस्टम अनबैलेंस्ड होती है तो बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है बच्चा बच्चा, अनबैलेंस्ड। एक बार मुझे लिखने दो, ये आपके पास अनबैलेंस्ड चीज हो जाती है। यस, तो आपने फोर्टिस्क्यू थ्योरम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो कंपोनेंट होते हैं वो तीन तरीके का कंपोनेंट आ जाते हैं, एक पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, एक निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, और एक होता है बेटा आपके पास जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, राइट ना। तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है सपोज, तो वो रोटेट करते हैं आपके पास आर वाई एंड सपोज बी से, ध्यान से देखना ये कंपोनेंट, और इन तीनों के बीच में जो एंगल होता है 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। बट जो निगेटिव फेज सीक्वेंस आपके पास क्या होता है, तो आर वाई बी के जब का आर बी वाई इस फेज सीक्वेंस से आपके पास रोटेट करेगा, इन दोनों के बीच में आपके पास 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है उसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, ना आर वाई बी ना ही आर बी वाई, तो यहाँ पर सीक्वेंस कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ पर फेज डिस्प्लेसमेंट भी 0 डिग्री का होता है। नो सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस मतलब नो सीक्वेंस, ऐसा याद रखना। तो ये कभी अगर मुझे टाइम मिला कि व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस, तो इसको मैं डिटेल में कवर अप करूंगा। तो बस अभी इतना ही समझ लो कि जीरो सीक्वेंस मतलब नो सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस नहीं रहेगी एंड फेज शिफ्ट आपके पास जीरो होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत इंडक्शन मोटर का नॉलेज होगा बेटा, तो इससे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सपोज प्रोड्यूस होती है आरएमएफ, तो फॉर एग्जांपल ये क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। यस, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो इससे भी आपके पास आरएमएफ या आपके पास सपोज क्रिएट होता है बेटा निगेटिव सीक्वेंस ईएमएफ से, बट ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट होगा। मतलब ओरिजिनल अगर सपोज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगी, तो जीरो सीक्वेंस की उसके जस्ट अपोजिट दिशा में रोटेट कर लेती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना रहेगा। यस, कितना रहेगा बताओ। तो आप सभी को पता होगा कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट मतलब नॉर्मल जो आरएमएफ होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3/2 इंटू 5 मैक्सिमम, तो यहाँ पर भी उतना ही रहेगा बेटा, 3/2 इंटू 5 मैक्सिमम रहेगा, राइट ना, इतना होता है। बट जो जीरो सीक्वेंस होता है इससे आरएमएफ क्रिएट नहीं होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होती है। तो यहाँ पर किस तरीके का फ्लक्स क्रिएट होता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट फ्लक्स क्रिएट होता है, एक फील्ड क्रिएट होती है। यस, कांस्टेंट फील्ड आपके पास क्रिएट होती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे ही बोली गई, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना क्या बोला गया। ड्यूरिंग द सिंगल फेसिंग द अनबैलेंस्ड स्टेटर करंट हैव द नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट व्हिच कॉजेस, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू द मेन फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स रोटेट इन द सेम डायरेक्शन टू द मेन फील्ड, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द मोटर अबो द सिंक्रोनस स्पीड। ये तो कभी नहीं होगा भाई, एक फेज चला गया है तो कैसे आपके पास ज्यादा स्पीड से घूमेगा। यस, मोटर स्टार्ट रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये भी रॉन्ग है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट नहीं होती है। तो सपोज आप बेटा इसको मेन फ्लक्स बोल रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल जो पॉजिटिव सीक्वेंस की वजह से जो फ्लक्स रोटेट हो रहा है इसको अगर आप सपोज मेन फ्लक्स बोल रहे हो, तो ये वाला जो फ्लक्स है ये दूसरा वाला फ्लक्स रहेगा बिकॉज ऑफ ड्यू टू निगेटिव फेज सीक्वेंस। यस, तो बेटा ये आपके पास देख पा रहे हो कि अगर मेन फ्लक्स क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, मतलब अपोजिट दिशा में आपके पास ये फ्लक्स घूमता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मेन फ्लक्स। यस, अब ये फेज सीक्वेंस चेंज करने से आप सभी को भी पता होगा कि आरएमएफ की डायरेक्शन चेंज होती है और इंडक्शन मोटर आरएमएफ जिस दिशा में घूमता है उसी दिशा में मोटर घूमने लगती है। तो ये मशीन का भी थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता होगा। तो याद रखना कि जब निगेटिव सीक्वेंस करंट आएगा तो उसके वजह से मोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपोजिट दिशा में रोटेट करने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड मेन फ्लक्स की दिशा के अपोजिट दिशा में फ्लो होने लगती है, रोटर नहीं अपोजिट दिशा में घूमता, आरएमएफ अपोजिट दिशा में घूमने लगता है, जो बिकॉज ऑफ ड्यू टू नेगेटिव फेज सीक्वेंस की वजह से आया है। गेटिंग, चलो अब हम देख लेते हैं, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द डिफरेंशियल रिले बायस टू अवॉइड माल ऑपरेशन।
व्हेन यूज्ड टू ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। तो याद रखना, आपने कभी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अगर देखा होगा तो बेटा उसमें डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस होते हैं कि जब हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम लगा देंगे तो उसमें जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो होता है कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में कभी कभी माल ऑपरेशन होता है। माल ऑपरेशन मतलब समझ में आता है ना आपको, कि माल ऑपरेशन का मतलब माल का ऑपरेशन नहीं, माल ऑपरेशन मतलब आपके पास अननेसेसरी टाइम पर आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाना या फिर रिले ऑपरेट हो जाना। मतलब जब भी फॉल्ट है ही नहीं तभी भी हमारे पास कभी कभी सर्किट ब्रेकर, सॉरी आप बोल सकते हो कि रिले ऑपरेट होते हैं, सॉरी रिले क्या बोलेंगे आप, रिले ऑपरेट होते हैं और रिले ऑपरेट होने से सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं माल ऑपरेशन। माल ऑपरेशन इसका मतलब अननेसेसरी ट्रिपिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के हिसाब से बोले। और रिले के हिसाब से अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं अननेसेसरी ऑपरेशन ऑफ द रिले। रिले बिना बेवजह का अगर ऑपरेट हो रहा है, मतलब फॉल्ट है ही नहीं फिर भी ऑपरेट हो रहा है, तो आपके पास क्या होता है? माल ऑपरेशन होता है। यस, तो ये होता है माल ऑपरेशन। अब ध्यान से देखना, अगर ये मुझे अवॉइड करना है तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो ये इन बातों का दो बातों का मुझे यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। या तो हम एक हमारे पास सीटी सैचुरेट नहीं होनी चाहिए और दूसरा हमारे पास सीटी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने कभी डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पढ़ा होगा तो ये दो वर्ड आपने कभी ना कभी पढ़े ही होंगे, कि सीटी सैचुरेट नहीं होने देना पड़ता हमें और मिसमैच सीटी रेशो नहीं होने देना पड़ता। तो ये दो रीजन के वजह से आप माल ऑपरेशन अवॉइड कर सकते हो। अगर आपने ये दो चीज अगर अच्छे से रखी तो आपका माल ऑपरेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रहेगा बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही है। गेटिंग? यस। तो लेट मी सी कि आपके पास यस चालू है, मैं सोचा कि रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं है। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन, और जिसे आप देख पा रहे हो क्या बोला है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ थ्री फेज स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर सिटी ऑफ द डिफरेंशियल रिले शुड बी। यस, आप सभी को पता होगा, एक टेबल भी मैंने दिया था अभी अभी कभी अभी अभी मैंने एक टेबल भी दिया था आपको, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार टेबल ले ही लेता हूँ। यस, तो चलो, तो ये टेबल मैं यहाँ पर ले ही लेता हूँ। तो ये टेबल याद रखना सभी को आता होगा, आई नो। यहाँ चलो, यहाँ पर मैं लेता हूँ सिटी कनेक्शन। ये टेबल मैंने गलत ले लिया शायद से, ऐसा नहीं लेना चाहिए था मुझे, दो ही इसका टेबल चाहिए। चलो ना, कोई दिक्कत नहीं, हम दो इसका टेबल ले लेते हैं। ओके फाइन, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सिटी कनेक्शन, इधर हम लेंगे सिटी, सॉरी ट्रांसफार्मर कनेक्शन, सिटी कनेक्शन इधर हम लेंगे ट्रांसफार्मर कनेक्शन, और इधर हम लेंगे बेटा सिटी कनेक्शन, सिटी कनेक्शन। यस, कहाँ किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं हम डिफरेंशियल। ये बहुत आसान है मुझे पता है, बट ये इंपॉर्टेंट बेटा आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं कुछ भी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता। जब हमारे पास ट्रांसफार्मर सपोज डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड है, कैसा है आपके पास? डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड है, याद रखना डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड है, तो सिटी आपकी स्टार स्टार कनेक्टेड होती है। याद रखना सिटी कैसे होती है? स्टार स्टार कनेक्टेड होती है। जब आपके पास ट्रांसफार्मर स्टार स्टार कनेक्टेड होगा तो सिटीज आपके पास डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड होती है, जस्ट अपोजिट। यस, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड होती है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर सपोज डेल्टा स्टार रहेगा तो सिटी आपके पास स्टार डेल्टा रहेगी। एंड अगर आपके पास ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार डेल्टा होगा तो आपका सिटी कनेक्शन डेल्टा एंड स्टार होगा। ये इसीलिए ताकि आपके पास फेज, आपके पास स्टार एंड डेल्टा में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट जो होता है उससे इसकी वजह से एरर आ सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इस तरीके के कनेक्शन ले लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है देखो, स्टार डेल्टा, स्टार मतलब डेल्टा, ये वाला क्वेश्चन है बेसिकली। ट्रांसफार्मर का कनेक्शन स्टार डेल्टा, तो सिटी डिफरेंशियल कैसे रहेंगे? डेल्टा स्टार। तो कहाँ पर है भाई आपका आंसर? देखो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, कोई कोई इसको लाइटली ले लेता है, कभी कभी हम गलत भी कर लेते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल इंजीनियर के हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूँ, एंड ये सभी को पता भी होना चाहिए। कभी अगर आपने कॉलेज में विजिट की रहेंगी तो आपने एक वाइट कलर का बॉक्स देखा होगा आपके पावर सिस्टम मतलब सबस्टेशन में, तो उसे बोला जाता है वेव ट्रैप। तो वेव ट्रैप
इन अ लाइन यूज्ड टू ट्रैप द वेव, किस लिए हम लाइन में यूज कर लेते हैं, किसको ट्रैप करने के लिए। ट्रैप मतलब देखो जैसे हम ना माउस ट्रैप होता है ना, चूहे पकड़ने का ट्रैप जैसे हम बना लेते हैं, चूहे जिसमें हम पकड़ लेते हैं उसे हम ट्रैप बोलते हैं। वैसे वेव ट्रैप क्या करता है, तो ये ट्रैप करेगा, किसी एक वेव को ट्रैप करेगा, ऐसे वेव को ट्रैप करेगा जिसकी हाई फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, जो एंटर कर रही है जनरेटर या तो ट्रांसफॉर्मर यूनिट में। यस, ध्यान से सुनना, ऐसी फ्रीक्वेंसीज को ये ट्रैप कर लेता है जिसकी हाई फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी को बेसिकली ये ब्लॉक कर लेता है। यस, तो इसका मतलब है किसको पास करेगा, तो लो फ्रीक्वेंसी या फिर हम बोलेंगे पावर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटू सा आपको एक कंसेप्ट दे देता हूँ। तो वेव ट्रैप कभी भी आएगा तो आप ऐसा समझ लो, वेव ट्रैप कभी भी आएगा तो इसके लिए इनपुट रहेगा एंड डेफिनेटली इसके लिए क्या रहेगा बेटा, आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पर दो तरीके की फ्रीक्वेंसी आएगी, एक हाई फ्रीक्वेंसी होगी एंड एक लो फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ये दोनों तरीके की जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये इसको ट्रैप कर लेगा, किसको ट्रैप कर लेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रैप कर लेगा। ट्रैप मतलब ब्लॉक कर लेगा बेटा, ट्रैप का मतलब होता है ब्लॉक कर लेगा। तो इधर कौन सी फ्रीक्वेंसी पास करेगा, तो आप बोलोगे सर लो फ्रीक्वेंसी। अब याद रखना जो लो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा उसे हम बोलते हैं पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 50 हर्ट्स, राइट ना। तो इसकी ये आपके पास पावर फ्रीक्वेंसी है ना, पावर फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी, 50 हर्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट, यस। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि वेव ट्रैप किस तरीके का फिल्टर है। तो ये फिल्टर है ना, तो ये आप बोल सकते हो कि सर ये लो पास फिल्टर है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। तो वेव ट्रैप इज अ लो पास फिल्टर होता है। तो गेटिंग दिस आइडिया, यस। चलो अब हम देख लेते हैं बेटा, आपके पास ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप पावर सिस्टम में कभी अगर सबस्टेशन में आपका सिलेक्शन हो गया और आप सबस्टेशन में गए तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई लाइटनिंग अरेस्टर हम कहाँ पर लगाते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर हम यूजुअली कैसे कनेक्ट करते हैं या फिर कैसे कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, तो वो करते हैं हम इन द लाइन एंड अर्थ के बीच में। यस, लाइन एंड अर्थ के बीच में। ये सपोज आपके पास लाइन है और यहाँ पर हम बेटा ये लगाते हैं, यस ना, यल ए लगाते हैं लाइन एंड अर्थ के बीच में। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सो दैट अगर यहाँ पर कोई लाइटनिंग होती है तो वो सीधा सीधा इस तरीके से लाइटनिंग अरेस्टर से ग्राउंड हो जाए। यस, तो समझ में आया आपको ये चीज़। तो ये है बेटा आपके पास लाइन और ये आपके पास अर्थ या फिर आप बोल सकते हो ग्राउंड। यस, अर्थ। तो ये ले आपके पास लाइन एंड अर्थ के बीच में होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, इन बिटवीन लाइन एंड अर्थ। यस, समझ में आई ये चीज़। और ये आपके पास लाइटनिंग है, क्या है बेटा, लाइटनिंग। और एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एलए होता है ये एक लीनियर तरीके का होता है कि नॉन लीनियर तरीके का होता है। तो ये आप याद रखना। तो ये लिए आपके पास एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस जैसा ये बिहेवियर कर लेता है। मतलब जब आपके पास नॉर्मल वोल्टेज होगा, याद रखना, नॉर्मल वोल्टेज, नॉर्मल वोल्टेज, तो ये एलए का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, लो रेजिस्टेंस का बिहेवियर दिखाता है। सॉरी, लो रेजिस्टेंस नहीं बेटा, हाई रेजिस्टेंस, मैं गलत बोल दिया। यहाँ पर ये हाई रेजिस्टेंस दिखाने लगता है, हाई रेजिस्टेंस दिखाने लगता है। यस, रेजिस्टेंस दिखाने लगता है, एक रेजिस्टेंस ही होता है। एंड जब आपके पास हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज या फिर लाइटनिंग वगैरह ऐसी चीज़ें, तो ये लो रेजिस्टेंस दिखाने लगता है, लो रेजिस्टेंस आपके पास दिखाने लगता है। यस, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस बोल देते हैं। यस, तो होपफुली यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे कनेक्ट होता है, क्या होता है एंड उसके रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी। यस, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास ये क्वेश्चन है क्या। और ये कई बार ऐसे क्वेश्चन, मतलब लास्ट टाइम शायद से ट्रांसको में ये यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। तो आप बोलते हैं ना सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ मुझे याद आने लगता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन तो आया था। यस, अब ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है अ पावर ट्रांसफार्मर हैविंग द कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी कितनी, 100 एमवी है, विथ प्राइमरी वोल्टेज इज 132 किलो वोल्ट एंड सेकेंडरी 66 किलो वोल्ट। और ट्रांसफार्मर कैसा है, स्टार डेल्टा कनेक्टेड है, कॉन्फ़िगरेशन इज प्रोटेक्टेड बाय सर्कुलेटिंग द करंट प्रोटेक्शन सिस्टम। द कैलकुलेट द सीटी रेशियोज ऑन द बोथ साइड, तो बोथ साइड की सीटीज रेशियो आपको निकालनी है ऑफ द ट्रांसफार्मर। सर्कुलेटिंग करंट इज 5 एम्पियर इन द पायलट वायर। नहीं समझा होगा तो मैं डायग्राम से समझाता हूँ। उन्होंने बेटा ये बोला है
कि ट्रांसफार्मर आपके पास स्टार डेल्टा का है, इसके ऊपर उन्होंने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा का है, ट्रांसफार्मर अगर आपके पास स्टार डेल्टा का है तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कैसे रहेगा? तो आप बोलोगे सर इस साइड में डेल्टा रहेगा एंड इस साइड में क्या रहेगा बेटा, इस साइड में स्टार कनेक्शन रहेगा। ये सभी को पता है ना। और यहाँ पर बेटा एक पायलट वायर होती है, ये सभी के बीच में अगर आप देखोगे तो इसमें आपके पास एक पायलट वायर होती है। यस, तो ये सीटी के कनेक्शन है, ये सीटी है बेटा, सीटी सपोज 2 है और ये सीटी 1 है और ये ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है आपके पास, बाकी कुछ नहीं है, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला है कि इस ट्रांसफार्मर में ये वाली साइड 132 किलो वोल्ट की है एंड ट्रांसफार्मर की ये वाली साइड आपकी 66 किलो वोल्ट की है। और इस ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब जो है, ये जो हमारे ट्रांसफार्मर वाले भाई साहब जो कंबाइंडली बनेंगे, उनकी जो एमवीए रेटिंग दी गई है वो दी गई है आपके पास 100 MVA, ऐसा बोला गया। देन आपको बोला गया कि बताओ यहाँ पर हम जो सिटीज लगाएंगे एंड यहाँ पर हम जो सिटीज लगाएंगे, इनकी क्या क्या सिटीज रेशियो होंगे। यस, सिटीज हम फेज में लगाते हैं बेटा, याद रखना हमेशा। यस, और इस पायलट वायर का आपको करंट दिया गया है 5 एम्पियर, थोड़ा ध्यान से देखना। यस, तो मुझे बताना ये 5 एम्पियर जब इधर आएगा तो इधर जाने वाला करंट कितना रहेगा? तो आप बोलोगे सर 5/√3, मतलब सिटी में, सिटी फेज में लगाते हैं तो सिटीज में इस सिटी का जो सेकेंडरी करंट है बेसिकली वो कितना है आपके पास, 5 एम्पियर का। गेटिंग दिस आइडिया? यस, तो ये आपके पास 5/√3 है। यस, अब हमें ये चीज देखना है कि सर इसके लाइन में कितना करंट गया होगा, इसके लाइन में और इधर वाले लाइन में, राइट ना? थोड़ा ध्यान से देखना अभी, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, बट बहुत आसान है ये। तो लाइन के लिए कुछ मत करना बेटा, आप सभी को पता है ना कि ट्रांसफार्मर में एस रेटिंग मतलब एमवीए रेटिंग फॉर द प्राइमरी साइड, ये 3 फेज है तो √3 × V1 I1 इज इक्वल टू √3 × V2 I2 हमारे पास हो सकता है। यस, तो अगर मुझे सपोज I1 निकालना है तो I1 कैसे निकालेंगे सर? आप यस डिवाइड बाय √3 × V1 कर दो तो बात तो एक ही है। तो आप क्या बोलोगे सर, 10 × 10 कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। √3 × V1 कितना है रे? तो आप बोलोगे सर 132। तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 10, और ये किलो है ना बच्चा, तो यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा। यस, तो इसको मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसको हम सॉल्व कर लेते तो 10 डिवाइडेड बाय सपोज √3 मल्टीप्लाई विथ 132, तो ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। यस, तो आपका आंसर देखना आ जाएगा ये 43.73 किलो, किलो नहीं क्योंकि किलो मैं यहाँ पर ले चुका हूँ, तो इतना एम्पियर आ जाएगा। यस, वैसे मुझे बताओ कि सेकेंडरी का करंट, सेकेंड करंट कितना आएगा, मतलब I2 का करंट कितना होगा? तो इधर का करंट पूछा है ना, तो आप वैसे ही कर सकते हो कि यस अपॉन √3 × V2 कर सकते हो। तो एस की वैल्यू देखो कितनी बच्चा, तो एस मतलब आपके पास 10 डिवाइडेड बाय, अगर आप कर लेते हो तो ये अगर कर लोगे तो कितना होगा, √3 और वोल्टेज देखना 66। तो अभी फिलहाल तो मुझे ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि भाई ऑप्शन नंबर बी है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा। तो इसका आंसर आपका लगभग आ जाएगा 87.4 कितना एम्पियर, राइट। तो सिटी रेशियोज आपको पूछा है तो ध्यान से देखना, अभी जो मैं सिटी रेशियो की बात कर रहा हूँ, सिटी रेशियोज क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखना। ये सिटी रेशियो आपके पास डेल्टा में कनेक्टेड है ना इधर वाली, इसके लिए तो ये सेकेंडरी करंट रहेगा सिटी का, ये सेकेंडरी करंट रहेगा और ये सिटी का प्राइमरी करंट रहेगा। तो पहले वाली सिटी के लिए ध्यान से देखना, पहले वाले सिटी के लिए सिटी रेशियो क्या होगा, तो पहला वाला करंट कितना है, 43.73, एंड उसका दूसरा वाला करंट कितना है सर, मतलब उसके सेकेंडरी का करंट कितना है? तो आप बोलोगे वो है सर हमारे लिए 5 डिवाइड बाय √3, मतलब 43.75/5, ऐसा कर सकते हो। और 5 बाई कितना हो जाएगा आपके पास, तो वो ध्यान से देखना 1.1732, हम बोल सकते हैं ना, √3 को हम उतना लोग लिख सकते हैं, ये CT1 हुआ। वैसे हम CT2 के लिए क्या करेंगे, तो CT2 के लिए हम बोलेंगे सर ये I2 करंट और ये वाला करंट, तो इधर से देखना ये फेज में ही करंट है तो ये भी 5 एम्पियर करंट होगा ना, तो I2 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो I2 कितना है सर, 87.4 डिवाइड बाय 5। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये सिटी, सेकंड सिटी का रेशियो है और ये आपके पास
फर्स्ट सिटी का रेशियो। तो इतने प्यार से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, इसमें जब भी आपके पास सिटी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा ना, यस, तो इस तरीके से कनेक्शन देखने ना, जब डेल्टा में अगर आप देखोगे तो डेल्टा में आपके पास फेज डिवाइड बाय रूट 3 हो जाएगा, और स्टार में आपके पास वही करंट रहता है। तो सिटी फेज में लगाई जाती है, इसलिए हम फेज करंट निकालते हैं भाई सिटी का। यस, फेज करंट निकालते हैं, और नॉर्मल जो करंट मिलेगा आपके पास ये वाला करंट, यस, तो वो करंट उस सिटी का प्राइमरी करंट रहेगा, और ये करंट, ये जो दोनों करंट रहेंगे उन करस्पॉन्डिंग सिटीज का सेकेंडरी करंट रहेगा। तो इस तरीके से फेज, नॉर्मल करंट डिवाइड बाय उस सिटीज के फेज का करंट अगर हम देख लें, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सिटीज का हमें क्या मिल जाएगा भाई, सिटी रेशियो मिल जाएगा, राइट ना। बहुत ही प्यार से समझाया मैंने क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। द बकल्स रिले is also called as a sudden pressure relay. It is used for the protection of बकल्स रिले इज ऑल्सो कॉल्ड ए सडन प्रेशर रिले। और हम ये किस लिए यूज कर लेते हैं, इसका हमें ज़्यादा समय बर्बाद ना करते, हम सीधा सीधा बोल देते हैं। जो ट्रांसफार्मर में जितने भी ऑल इंटरनल फॉल्ट्स होते हैं ना बेटा, ऑल इंटरनल फॉल्ट्स, तो इंटरनल फॉल्ट से बचाने के लिए, सभी इंटरनल फॉल्ट को बचाने के लिए हम बकल्स रिले यूज कर लेते हैं। यस, बकल्स रिले यूज कर लेते हैं इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए नहीं लगाते हम, क्योंकि बकल्स रिले का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जितना मुझे याद है अभी, तो 5 मेगावाट, मेगा एम वी ए, सॉरी 5 मेगावाट नहीं, 5 एम वी ए के आगे जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पर हम बकल्स रिले का यूज कर लेते हैं। एक बार ये रेटिंग देख लेना, जितना मुझे याद है या फिर जितना मुझे पता है, 5 मेगा एम वी ए के ऊपर बेसिकली हम बकल्स रिले का यूज कर लेते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बार पूछा भी गया था कि बकल्स रिले होता कहाँ पर है। तो सपोज ये कंजर्वेटर टैंक है ना, तो ये सपोज आपके पास क्या है बेटा, कंजर्वेटर टैंक है, ऐसे समझ लो। यस, तो इस कंजर्वेटर टैंक एंड ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में यहाँ पर बकल्स रिले होता है, बकल्स रिले होता है। एंड इसका एंगल भी एक बार पूछा गया था कि बकल्स रिले कितने डिग्री से इंक्लाइन होता है। तो याद रखना, ये 9 से लेके 11 डिग्री के बीच में ये इंक्लाइन होता है। तो ये भी एक बार पूछा गया था। बकल्स रिले हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें, बकल्स रिले अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो 9 से लेके 11 डिग्री आपके पास इंक्लाइन होता है। यस, और ये आपके पास मेन टैंक एंड मेन टैंक, याद रखना, मेन टैंक एंड ये कंजर्वेटर टैंक है। तो कंजर्वेटर टैंक एंड मेन टैंक के बीच में यहाँ पर रहता है। और ये जो मेन टैंक किसका रहेगा, ट्रांसफार्मर का। और याद रखना, बकल्स रिले हम हमेशा जी ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के लिए यूज कर लेते हैं, जिसमें ऑयल रहेगा, राइट। एंड ये गैस एक्चुएटेड रिले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। बकल्स रिले याद रखना, चलो लिख ही देता हूँ मैं। यस, थोड़ा सा उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, चलो थोड़ी सी चीजें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो मैंने आपको बताया, ये आपके पास 9 से लेके 11 डिग्री के बीच में होता है। देन आपके पास आई थिंक सो ये यूज किया जाता है अब 5 MVA। अभी इसके बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, एक बार देख लेना, जितना मुझे पता है 5 MVA के ऊपर ही हम इसका यूज कर लेते हैं। देन आपके पास ये कहाँ पर होता है, इन बिटवीन, इन बिटवीन मेन टैंक एंड मेन, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक। ओके, कंजर्वेटर टैंक के बीच में होता है। एंड ये आपके पास एक गैस एक्चुएटेड रिले है, गैस एक्चुएटेड रिले है, मतलब ये गैस से ऑपरेट होने वाला एक रिले है, गैस से ऑपरेट होने वाला रिले है। बट जो ट्रांसफार्मर होता है, कौन से वाले ट्रांसफार्मर के लिए हम यूज कर लेते हो, तो जो ट्रांसफार्मर जो रहेगा, याद रखना, गैस एक्चुएटेड है, बट जो ट्रांसफार्मर होता है वो ऑयल फील्ड होना चाहिए, जिसमें आपके पास ऑयल भरा रहे, उस वाले ट्रांसफार्मर के लिए हम ये वाला रिले यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया है। एंड एक बार शायद से किसी एग्जाम में ना इसका आंसर ऐसा दिया गया है कि बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए हम बकल्स रिले यूज कर लेते हैं। बट वो आंसर बेटा गलत है। बकल्स रिले आपके पास बस ऑल इंटरनल फॉल्ट के लिए ही यूज किया जाता है। एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए आपके पास डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है, ये सभी चीजें हैं ही। बस बकल्स रिले आपको ऑल इंटरनल फॉल्ट के लिए ही यूज किया जाता है। किसी बुक में शायद से बोथ आंसर दिया गया है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, जो कि गलत बात है। बकल्स रिले ओनली यूज फॉर दी
इन ऑल इंटरनल टाइप ऑफ फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। यस, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन अब हम देख लेते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोला है? ट्रांसमिशन लाइंस आर ट्रांसपोज टू। क्यों हम ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसपोज करते हैं? तो ट्रांसपोज करने का मतलब ये कि सपोज हमारे पास ये आर, ये वाई है, सपोज आर, ये वाई है, एंड ये सपोज आपके पास, चलो मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये सपोज आपके पास बी है। इस तरीके से आपके पास आर वाई बी सपोज ये सीक्वेंस है। थोड़ा सा समझना, ये कलर से मैच मत करना। ये आर एंड सपोज ये वाई बी है। यस, तो इसको इस तरीके से नहीं रखा जाता। जब सिस्टम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है तो इसको क्या करते हैं, एक ट्रांसपोज टावर होता है बेसिकली। इस टावर में क्या करते हैं हम, तो हम बेसिकली इसमें क्या, एक समय मतलब नॉर्मली 50 या फिर 100 किलोमीटर के बाद इस तरीके से हम ट्रांसपोजिशन करते हैं। मतलब पहला वाला कंडक्टर दूसरे पोजीशन पर लेके आएंगे, दूसरा वाला कंडक्टर तीसरे पोजीशन पर लेके आएंगे, एंड कुछ इस तरीके से चीज़ें हम कर लेते हैं। मतलब इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से, और इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से, इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से, और इसको कुछ इस तरीके से। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसे सॉरी ये क्या है, तो इसको बोला जाता है सबसे पहले ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन। यस, तो ऐसा हम क्यों कर लेते हैं? ताकि हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो टेलीफोन लाइन के ऊपर जो इंटरफेरेंस आता है ना नाइबरिंग कंडक्टर का, यस, ये टेलीफोनिक इंटरफेरेंस या फिर हम बोलेंगे टेलीकम्युनिकेशन लाइन इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। अब किसी को अगर ये प्रैक्टिकली देखना रहेगा ना, तो मैंने एक बार जब मैं नागपुर विजिट की थी लास्ट या फिर लास्ट मंथ, तो मैंने देखा था कि जो समृद्धि महामार्ग है, जो आपने देखा होगा, तो शायद से जालना के आगे मैंने ये चीज़ें देखी थी। तो वहाँ पर जब समृद्धि हाईवे पर ये लाइन की क्रॉसिंग है, तो वहाँ पर उन्होंने ट्रांसपोजिशन की हुई। तो आप कभी देखोगे तो एक टावर होता है, स्पेशली डिजाइन टावर, जहाँ पर इस तरीके से ट्रांसपोजिशन किया जाता है। मतलब पहला टॉप वाला कंडक्टर मिडल में लेके आना, देन मिडल वाला कंडक्टर जो होता है उसको नीचे लेके आना, इस तरीके से ट्रांसपोजिशन की जाती है, राइट। तो समृद्धि महामार्ग कभी अगर आप मतलब ट्रैवल करोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कभी लाइफ में अगर आप जाओगे तो देख लेना, तो यहाँ पर है, मैंने देखी ये चीज़ें एक्चुअल में ट्रांसपोज की हुई। तो ये हम ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन के ऊपर जो इंटरफेरेंस होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं नेक्स्ट थिंग, एंड ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्या बोला गया था, हार्मोनिक रिस्ट्रेंड रिले इज यूज्ड एज द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर हैविंग। हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग रिले हम कौन से वाले ट्रांसफार्मर के लिए यूज कर लेते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग रिले नॉर्मली कब यूज कर लेते हैं। देखो, एक नया ट्रांसफार्मर जब हम लेके आएंगे ना, न्यू ट्रांसफार्मर, ध्यान से सुनना, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। न्यू ट्रांसफार्मर है और ये चीजें एक्चुअल में हुई थी। न्यू ट्रांसफार्मर जब आप लेके आते हो, तो जब आप इसको इंस्टॉल करोगे मतलब बेसिकली आप इसको चार्ज करोगे। यस, चार्ज करोगे बेटा, चार्ज किया जाता है ना ट्रांसफार्मर जब आप सबस्टेशन में लगाओगे। तो जब चार्ज करोगे तो होता क्या है कि आपका न्यू ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा इनरश करंट ले लेता है, या फिर आप बोलोगे मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों ज़्यादा लेगा? क्योंकि वो ट्रांसफार्मर कभी चार्ज ही नहीं हुआ था। यस, अब ट्रांसफार्मर कभी चार्ज नहीं होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा लेने लगेगा। अब जब सपोज एक वहाँ पर रिले हमने लगा दिया, नॉर्मल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अगर सपोज मैंने उस तरीके के ट्रांसफार्मर के लिए लगा दिया, तो क्या करेगा, ये जो नॉर्मल करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, तो या फिर हम बोलेंगे इनरश करंट है, इसी को ही वो फॉल्ट करंट कंसिडर करके चलता है। तो इससे क्या होगा कि जो भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो स्कीम है ना बच्चा, तो ये हो जाती है ऑपरेट, और आपका ट्रांसफार्मर सिस्टम में ऐड होने के बजाय फिर से डिस्कनेक्ट होने लगता है। मतलब ट्रांसफार्मर आपकी सिस्टम में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जैसे ट्रांसफार्मर सपोज इंस्टॉल करके लगाओगे, उसको चार्ज करने लगोगे, वो मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा डिमांड करने लगेगा, और वही मैग्नेटाइजिंग करंट उसको लगेगा कि भाई फॉल्ट करंट है, और फॉल्ट करंट मान के वो क्या करेगा, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम को ऑपरेट कर देगा, और डिफरेंशियल ऑपरेशन कर देगा। मतलब ट्रांसफार्मर के दोनों साइड के जो आपके पास सर्किट ब्रेकर रहेंगे वो हो जाएंगे ओपन सर्किट। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, तो हम यूज कर लेते हैं हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग रिले, राइट। हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग रिले, तो ये क्या कर लेता है ये बेटा, इसके पास एक जादू होती है। क्या जादू होती है? ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि वेदर दिस इज योर आई मैग्नेटाइजिंग करंट
और वेदर दिस इज योर फॉल्ट करंट। तो ये पहचानेगा बेसिकली। अब ये कैसे पहचानेगा, क्योंकि बेटा जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है ना, तो ये इनरश करंट होता है, तो इसमें हार्मोनिक्स होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं, तो जिसको ये आइडेंटिफाई करेगा। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट में मतलब नॉर्मली करंट ज़्यादा मिल रहा है, देखो मैग्नेटाइजिंग करंट रहे या फिर फॉल्ट करंट रहेगा, तो करंट तो ज़्यादा ही होगा, यस। तो जिस करंट में हार्मोनिक्स रहेंगे तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, तो ऑपरेट नहीं होना है, वो ऑपरेट नहीं होने देगा आपके डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम को, यस। बट सपोज उसको हार्मोनिक्स नहीं मिले, तो वो समझेगा कि भाई फॉल्ट है, तो और फॉल्ट है तो आपके पास डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम को ऑपरेट करेगा, यस। तो ये हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग रिले उन्होंने बेसिकली यहाँ पर ये पूछा है उन्होंने ये कि हम किस तरीके के ट्रांसफार्मर के लिए लगा लेते, तो उसका मैं सही आंसर बता देता हूँ। जहाँ पर लो फॉल्ट सेटिंग होती है ना, हाई ऑपरेटिंग स्पीड होती है, इस तरीके के ट्रांसफार्मर के लिए हम हार्मोनिक रिस्ट्रेनिंग रिले लगा लेते हैं, यस। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत प्यार से मैंने समझाने की कोशिश की है। और ठीक है, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। क्या बोला गया है, द बर्डन ऑफ द प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफार्मर। सीटी के ऊपर बर्डन किस में स्पेसिफाइड किया जाता है, याद रखना बर्डन हमेशा वोल्टेज कितना है उस सीटी का, एंड उसमें कितना करंट जा रहा है, तो सॉरी करंट कितना ले रहा है और उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, या फिर हम बोलेंगे उन दोनों का जो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा, उसे हम वीए रेटिंग ही तो बोलेंगे ना, मतलब वोल्टेज एम्पियर रेटिंग। तो बर्डन हमेशा याद रखना, बर्डन बर्डन रिले का रहे या फिर आपके पास सीटी का रहे, तो इसका जो यूनिट रहेगा बेटा, यूनिट हमेशा आपके पास वी ए ही होगा। अभी वी ए मतलब, वी ए का मतलब ही आपके पास तो वोल्ट एम्पियर होता है ना बच्चा, यस, वोल्ट एम्पियर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रहेगा बेटा आपके पास ऑप्शन सी, यस। और कभी मुझे लगा ना तो सिटी बर्डन के ऊपर क्वेश्चन लेने का, तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर क्वेश्चन ले लूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला है द रिले यूज्ड फॉर द फीडर प्रोटेक्शन इज, फीडर प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सा रिले यूज कर लेते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बेटा आपके पास ट्रांसले रिले। हम ट्रांसले रिले यूज कर लेते हैं फीडर प्रोटेक्शन के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने रखा है, और इस क्वेश्चन को याद रखना, ट्रांसले रिले इज यूज्ड फॉर द फीडर प्रोटेक्शन, यस, ओके। तो ये देख लेते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट से शायद, या फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। इफ द फॉल्ट, if the percentage reactance of the system is up to the fault point, okay, suppose फॉल्ट पॉइंट तक आपके पास, यहाँ पर सपोज आपके पास हुआ है, फॉल्ट हुआ है, यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, सपोज ये सिस्टम का है और यहाँ पर आपके पास जनरेटर है फॉर एग्जांपल, ऐसा बोला है। तो उन्होंने बोला है कि यहाँ तक अगर हम परसेंटेज रिएक्टेंस देके तो उसकी वैल्यू भाई आपके पास 20%, राइट, ऐसा उन्होंने बोला है। देन उन्होंने बोला है द बेस केवीए इज, इसका जो बेस केवीए है, सपोज इस जनरेटर का बेस केवीए कितना है, तो वो है आपके पास कितना है, सपोज 10,000 केवीए है, ठीक है। कितना उन्होंने बोला है, 10,000 केवीए है। एंड देन उन्होंने बोला है कि बताओ भाई शॉर्ट सर्किट केवीए कितना रहेगा, यस। तो आप सभी को पता होगा कि केवीए शॉर्ट सर्किट जो होता है वो आपके पास क्या होता है सर, हाँ, केवीए आपके पास बेस डिवाइडेड बाय आपके पास परसेंटेज रिएक्टेंस होता है। तो ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। तो केवीए बेस कितना है, तो आप बोलोगे सर 1,000 सॉरी 10,000 डिवाइड बाई परसेंटेज कितना है आपके पास 20%। अब 20% मतलब आप क्या करोगे, 20% मतलब आप यहाँ पर कितना करोगे, तो यहाँ पर 100 भी आ जाएगा ना बेटा। तो 100 अगर देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 2 3, और यहाँ पर देखना ये 1 2, और ये आपके पास 20, यस। तो काटो तो ये इसको इतनी बार काटेगा, इसको कितनी बार काटेगा भाई 5 टाइम्स काटेगा, यस। तो आप कितना बोलोगे, तो सर ये 5 50, और ये 3 0, यस। और ये केवीए आ जाएगा, ध्यान से देखना। अब ये केवीए है बट ऑप्शन में कहीं पर भी केवीए है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 50 को 50 रखेंगे और 3 0, और ये के क्या बनेगा भाई, मेगा बनाएगा, तो ये एमवीए बन जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रहेगा बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा सोच के मत चलना कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ईजी होते हैं आपको पहचानने। और उम्मीद करता हूँ बेटा आज के जो सेशन मैंने सॉरी आज के जो क्वेश्चन मैंने लिए है रिगार्डिंग टू योर पावर सिस्टम, ये सभी को समझ में आ गए होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की है
कि जो पावर सिस्टम के आज के क्वेश्चन मैं आपको समझा सकूं। आने वाले सेशन में मैं और भी पावर सिस्टम के ही क्वेश्चन लेने वाला हूं, सो दैट आप हमारे महाट्रांसको को ज्वाइन कर सको बेटा। आपका मैं सिलेक्शन चाहता हूँ, इसीलिए मैं इतनी सारी सीरीज ले रहा हूँ। और आज का सेशन जो 40 था वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे पहले जितने भी सेशन मैंने लिए हुए हैं ये सभी के सभी आपको मिल जाएंगे हमारी यूट्यूब चैनल पर। जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेंगी, और इस प्लेलिस्ट में आपको पूरे के पूरे प्रीवियस सेशन मिल जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर ज्वाइंट है, जिनको चाहिए पीडीएफ वो यहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, सो दैट आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन एंड टेक केयर एंड बाय एवरीवन। सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना, सो दैट आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। ओके, देन बाय एवरीवन।